हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले ही आ चुका है, जिसमें हमने कवर किया था डेवलपमेंट ऑफ फोरगट। कंप्लीट फोरगट की डेवलपमेंट, स्टमक एंड ईसोफेगस, एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड है। सो नाउ वी विल मूव ऑन एंड वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ मिडगट। सो मिडगट से क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, सबसे पहले तो हम ये वाली बात कर लेते हैं। फोरगट से डेवलप हुआ था ईसोफेगस, देन स्टमक, राइट, देन लिवर एंड स्प्लीन, सॉरी, पैनक्रियास, राइट। पैनक्रियास, लिवर, ईसोफेगस, स्टमक। ईसोफेगस को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, यू मस्ट गो एंड चेक दैट। नाउ मिडगट से क्या क्या डेवलप होता है, ऑल्सो फोरगट से डेवलप हुआ था इनिशियल पार्ट ऑफ द डिओडनम। तो मिडगट से बाकी का बचा हुआ डिओडनम, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन का बाकी का पार्ट इंक्लूडिंग जेजुनम एंड इलियम, देन वी हैव सीकम, अपेंडिक्स, ascending colon and transverse colon, but for transverse colon, we have to divide it into proximal two-third and distal one-third, like this. So proximal two-third of the transverse colon also develops from the midgut. Is it okay? तो मिडगट से क्या क्या डेवलप हुआ? बचा हुआ पार्ट ऑफ डिओडनम, मैं बता दूं, डिओडनम में हमारी बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। जहां पे भी वो ओपन होती है, द मेजर डिओडनल पैपिला, जब आप ग्रोस एनाटॉमी में पढ़ोगे, दैट इज मेजर डिओडनल पैपिला। तो जो ओपनिंग है बाइल डक्ट की एंड पैनक्रियाटिक डक्ट की, वहां से ऊपर वाला जो पोर्शन है, प्रॉक्सिमल वाला जो पोर्शन है डिओडनम का, दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम फोरगट। एंड उस पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है डिओडनम का, दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम मिडगट। सो दैट पोर्शन ऑफ डिओडनम, complete jejunum and ileum, cecum, appendix, ascending colon, and proximal two-third of the transverse colon. These things develop from midgut. ठीक है, चलें आगे। Now what happens is, जो midgut होता है, देखो, initially what we have a gut, we have a tube, the primitive gut. उसमें हमने डिविजन्स किए थे, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडगट। सो व्हाट हैपेंस इज, मिडगट से स्मॉल इंटेस्टाइन भी बनना है, अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी बनना है। तो मिडगट की जो लेंथ है ना, वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, मिडगट की लेंथ होती है इंक्रीज। दैट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ मिडगट, अब मिडगट की लेंथ हो गई बड़ी, एब्डोमेन में इतना स्पेस नहीं है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके एब्डोमेन में इतना स्पेस नहीं है कि वो इतना लेंथनिंग ऑफ मिडगट को अकोमोडेट कर सके। सो व्हाट हैपेंस इज, द मिडगट, द प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप, जो मिडगट है जो इलोंगेट होने लगा है, वी कॉल इट प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप. Now this loop will herniate into the umbilical cord. ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। यू ऑलरेडी नो कि जो हमारा गट होता है वो एंडोडर्म लाइंड ट्यूब होता है, पूरी ट्यूब होती है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। सो नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम ये कह रहे हैं कि जो मिडगट है, जो कि एंडोडर्म लाइंड ट्यूब है,
that is going to elongate and then it is going to herniate into the umbilical cord. Now the point is कि इसकी कनेक्शन अभी भी है योग सैक के साथ। तो जो ये पोर्शन है जो इसको योग सैक से कनेक्ट कर रहा है, प्लीज इसको भूलना मत। ये जो पोर्शन है इसको विटेलाइन डक्ट बोलते हैं। जब हम क्लिनिकल्स पढ़ेंगे इसके तब ये काम आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि यहाँ पर विटेलाइन डक्ट से ये योग सैक से भी जुड़ा हुआ होता है। दिस पोर्शन इज गोइंग टू हर्निएट इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एंड मिड गट की जो आर्टरी होती है दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वी शुड नो फोरगट की जो आर्टरी है दैट इज सिलियाक ट्रंक। मिडगट के लिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड हाइंडगट के लिए इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, ऑल डन, ऑल गुड। चलें आगे। तो नाउ आई विल टेल यू फ्रॉम हियर, फोकस ऑन द डायग्राम्स, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, सो इनिशियली व्हाट वी हैड फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जो मिडगट है इट इज गोइंग टू इलोंगेट एंड देन इट विल हर्निएट इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड। बट आई अगेन टेल यू कि जो हमारा मिडगट है उसकी कनेक्शन है योग सैक के साथ थ्रू अ डक्ट कॉल्ड विटेलाइन डक्ट। Now what will happen? Lengthening of the midgut. Now this green line is representing midgut. So lengthening of the midgut की वजह से जगह नहीं है एब्डोमेन में, एम्ब्रियो के, डेवलपिंग एम्ब्रियो के एब्डोमेन में उतनी जगह नहीं है। इट विल हर्निएट इनटू द umbilical cord and that is known as physiological herniation because this is a hernia. हर्निया का मतलब होता है कोई एक ऐसा ऑर्गन जो अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गए जहां पे उसे नहीं होना चाहिए था। बट दिस हर्निएशन इज फिजियोलॉजिकल हर्निएशन जो कि सभी में होती है। दिस स्टार्ट्स एट 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ। दिस स्टार्ट्स एट 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस हर्निएशन यू कैन सी ये जो प्राइमरी मिडगट लूप है, ये जो लूप बना है इसको बोलते हैं प्राइमरी मिडगट लूप। अब इस लूप के दो पार्ट हो गए हैं क्योंकि बीच में तो जो है वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि मिडगट की आर्टरी है। नाउ दिस लूप हैज टू पार्ट्स, प्री आर्टीरियल पार्ट, देख रहे हो ये जो पार्ट है इसको हमने बोल दिया प्री आर्टीरियल पार्ट, एंड जो बाद वाला पार्ट है दैट वी विल कॉल इट पोस्ट आर्टीरियल पार्ट। ठीक है, ऑल गुड। चलें आगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज थोड़ा और लेंथनिंग होता है प्री आर्टीरियल पार्ट का। सो नाउ प्री आर्टीरियल पार्ट विल लुक लाइक दिस। कैन यू सी, मैंने आर्टरी को हटा दिया है बीच में से जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज आप आर्टरी को लेके चलना साथ में कि बीच में आर्टरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्री आर्टीरियल पार्ट का थोड़ा और लेंथनिंग हुआ है तो वो थोड़ी सी क्या हो गई है, कॉन्वोल्यूटेड हो गई है अपीयरेंस में। इट इज कॉन्वोल्यूटेड इन अपीयरेंस। ऑल्सो अ बड लाइक swelling appears on the post arterial part and that is known as cecal bud. That is known as cecal bud that will develop into cecum. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे होने वाली है रोटेशंस। तो प्लीज थोड़ा सा व्यू समझना। व्हाट आर वी लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट दिस प्री आर्टीरियल, पोस्ट आर्टीरियल एंड द आर्टरी, द मेन आर्टरी पार्ट फ्रॉम हियर। यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन में कट करूं और मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, आई विल लुक एट दिस। ऑन दी upper side I will see prearterial part of the midgut loop. Below I will see postarterial part of the midgut loop and in between I will see the superior mesenteric artery. Is it good? Now listen carefully. अभी क्या होने वाला है,
अभी ये मिडगट का रोटेशन होने वाला है, एंड दिस रोटेशन इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे आप खड़े हो बिल्कुल वैसे ही, ये सामने घड़ी लगी है, ये क्लॉक है, दिस इज द क्लॉक, नाउ यू थिंक अबाउट इट, इट इज गोइंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट। Think about it. 90 degree anti-clockwise means this pre-arterial part will come here. This post-arterial part will come here. Artery itself is the axis of rotation जिसके around rotation हो रही है, इसलिए आर्टरी अपनी जगह पे बीच में ही रहेगी हमेशा। इसलिए मैंने आर्टरी को आगे किसी डायग्राम में नहीं बनाया है, बिकॉज आर्टरी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर्टरी तो अपनी जगह से कहीं जा नहीं रही है, आर्टरी इज ऑलवेज इन द मिडल। आर यू गेटिंग इट? इज इट ओके? कैन वी मूव फर्दर? सो प्लीज ध्यान दें यहां पर। फर्स्ट, what is happening, 90 degree anti-clockwise rotation is happening, and obviously what will happen, it will look like this. प्लीज यूज योर इमेजिनेशन। बाकी मैंने डायग्राम बनाए हैं इसी हिसाब से ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आए। ठीक है? सो यू कैन सी प्री आर्टीरियल पार्ट कमिंग ऑन this side, post arterial part coming on this side. Like pre-arterial part is right now at 9 o'clock position, post arterial part is at 3 o'clock position. Now, what will happen? This will rotate further. How much? 180 degree more anti-clockwise. पूरी की पूरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। पहले हुई 90 डिग्री, फिर हो रही है 180 डिग्री। इन टोटल में 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखें, यहां पे कुछ चीजें हो रही हैं। आई टेल यू व्हाट, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, जब ये और 180 डिग्री रोटेट करेगा, तो पहले तो ये सिंपल सीधा सीधा जा रहा था, नाउ इट विल रोटेट एंड इट विल ओवरलैप। कैन यू कैन यू सी कि पहले क्या हुआ है? पहली बात तो ये ओवरलैप हो गया, उस तरफ चला गया। पोस्ट आर्टीरियल पार्ट इज नाउ एट 9 o'clock पोजीशन, प्री आर्टीरियल पार्ट इज एट 3 o'clock पोजीशन, जो कि पहले उल्टा था। ये पूरा इसको आपने 180 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो पोस्ट आर्टीरियल पार्ट घूम के यहां पे आ जाएगा एंड प्री आर्टीरियल पार्ट 3 o'clock पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग। प्लीज इसको इमेजिन करना, ध्यान से इमेजिन करना। नाउ आई विल टेल यू कौन सा जो प्री आर्टीरियल पार्ट है उससे क्या क्या डेवलप होने वाला है, एंड पोस्ट आर्टीरियल पार्ट से क्या क्या डेवलप होने वाला है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सुनो, जो प्री आर्टीरियल पार्ट है, प्री आर्टीरियल दिस पार्ट, इससे डेवलप होगा बचा हुआ डिओडनम, इलियम पूरा, एंड अ पार्ट ऑफ, सॉरी, जेजिनम पूरा, शुरू से। डिओडनम का बचा हुआ पार्ट प्री आर्टीरियल पार्ट से डेवलप हो रहा है, डिओडनम का बचा हुआ पार्ट, द होल जेजिनम एंड मोस्ट ऑफ द इलियम, मोस्ट 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 ऑफ द इलियम, ये चीजें डेवलप होंगी प्री आर्टीरियल पार्ट से। ठीक है? नाउ पोस्ट आर्टीरियल पार्ट। अब इस पोस्ट आर्टीरियल पार्ट से क्या क्या हो रहा है? पोस्ट आर्टीरियल पार्ट से बचा हुआ इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन का 2/3, प्रॉक्सिमल 2/3। इज इट ओके? ठीक है, चलें आगे। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि जब, अभी तो ये हर्निएटेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, फिर हम आगे चल रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये जो ऐसे ओवरलैप हुआ है ना, ये जो ओवरलैप हुआ है ना, इससे तुम्हें पता है क्या क्या बनेगा। ये सीकम है,
ये बचा हुआ पार्ट इलियम का सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन बनेगा इससे। क्या तुम इसको समझ पा रहे हो? जैसे मान लो ये तुम्हारा बचा हुआ पार्ट इलियम का, पोस्ट आर्टीरियल पार्ट है ना ये, तो बचा हुआ पार्ट इलियम का, यहाँ पे ये सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन बनेगा इससे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये ओवरलैप हो गया है, तो ये जो प्री आर्टीरियल पार्ट था जिससे डियोडनम और जेजनम और थोड़ा इलियम बन रहा है, इस इसके ऊपर आएगा ट्रांसवर्स कोलोन। तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में ट्रांसवर्स कोलोन आगे होता है, डियोडनम पीछे होता है। ये बता रही हूं मैं, मुझे ये बताना है। ये ये बताना है मुझे। मुझे ये बताना है कि डियोडनम जो है ये पीछे रहेगा, ट्रांसवर्स कोलोन जो आएगा ना वो इसके आगे आएगा। ये है मेन डायग्राम, जो डेवलप्ड वाला डायग्राम है, प्लीज इसको देख लो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि डियोडनम पीछे है, ट्रांसवर्स कोलोन आगे है। मैं इसलिए इस पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि आगे एक क्लिनिकल कंडीशन आएगी जिसमें डियोडनम आगे आ जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन पीछे की तरफ चला जाएगा। तो आई हैव टू टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है? अभी नॉर्मल वाले डेवलपमेंट में प्लीज ये ध्यान रखना, डियोडनम पीछे होता है। ठीक है? चलें आगे। अब सुनो, सारी रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले जो ये प्री आर्टीरियल वाला पार्ट है ये पहले वापस जाएगा एब्डोमेन में। ठीक है? और जब ये पीछे वापस एब्डोमेन में जाएगा तो ये पूरी लेफ्ट साइड वाली जगह ले लेगा, यहां वाली। ठीक है? ये तुम्हारा डियोडनम आ गया, डियोडनम के बाद जेजनम, और फिर थोड़ा बहुत इलियम। ठीक है? जो आखिरी का पार्ट है इलियम का वो पोस्ट आर्टीरियल पार्ट से बनता है, तो प्लीज इसको ना भूलें। ऑल गुड? चलें आगे। तो होता ये है, पहले प्री आर्टीरियल वाला सारा पार्ट अंदर चला जाता है, उसके बाद पोस्ट आर्टीरियल वाला पार्ट अंदर जाता है, और सीकम इज द लास्ट वन, सीकल बड इज द लास्ट वन टू एंटर द एब्डोमेन, और यू कैन से री एंटर द एब्डोमेन, क्योंकि आया सब कुछ एब्डोमेन में से ही था। ठीक है? तो सीकल बड विल बी द लास्ट वन टू एंटर द एब्डोमेन वापस। ठीक है? प्लस एक और बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब सीकम वाला पार्ट वापस एब्डोमेन में जाता है ना, तो तुम देख रहे हो ये सीकम वाला पार्ट लास्ट में आया है, ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड वाली जगह। सीकम इज द लास्ट वन टू री एंटर द एब्डोमेन, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब सीकम वापस आता है तो वो लीवर के जस्ट नीचे होता है, जो कि उसकी नॉर्मल पोजीशन है नहीं। तुम समझ रहे हो? सीकम की नॉर्मल पोजीशन लिवर के नीचे तो नहीं होती। तो उसके बाद क्या होता है, सीकम इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, जो उसकी सही जगह है वहां तक उसे खींचा जाएगा वापस। तो पहले जब सी ये सीकल बड वापस री एंटर होता है एब्डोमेन में, सो इट इज इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और बाद में उसको खींच के राइट इलियक फोसा तक पहुंचाया जाएगा, जो 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन है, ये राइट इलियक रीजन तक इसको पहुंचाया जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। अब कुछ समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक भी पॉइंट को इग्नोर मत करना। ठीक है? चलें आगे। सो दिस इज द लास्ट थिंग। क्या हुआ है? सब चीजें वापस गई हैं। बाय द वे ये सब वापस जाता है 10th वीक ऑफ इंट्रा यूट्रीन लाइफ। ठीक है? और क्यों चीजें वापस जा रही हैं? वैसे मतलब एक बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता, बट ऐसा बोलते हैं कि एब्डोमेन में एक तो जगह बन गई है, एक्सपेंशन हो गई है एब्डोमिनल कैविटी की, तो अब पूरी जगह है, अब सारी चीजें वापस जा सकती हैं। दूसरी चीज, जो किडनी डेवलपमेंट हो रहा था प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज से, तो मीजोनेफ्रोज वाली जो किडनी है जो बनी थी कुछ टाइम के लिए वो काम करती है, फिर वो रिग्रेस हो जाती है, तो वो रिग्रेस हो गई है, उसकी वजह से भी थोड़ा और स्पेस क्रिएट हो गया है।
ठीक है। एंड डिक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ लिवर, मतलब लिवर पूरा जो ग्रो कर रहा था, आई थिंक दैट इज स्टॉप्ड नाउ। लिवर का ग्रोथ हो चुका है, अब वो और ग्रो नहीं करेगा। सो नाउ देर इज चांस फॉर अदर थिंग्स टू ग्रो, इफ दिस मेक्स सेंस। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। सो नाउ from the part of cecum, there is one more thing that is going to develop, and that is appendix, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो होता ये है, सीकम से एक डाइवर्टिकुलम निकलता है, एक प्रोजेक्शन निकलता है, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एंड जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उसका जो सबसे कॉमन पोजीशन है वो है रेट्रोसीकल और रेट्रोकोलिक। कैन यू सी? इज इट ओके? ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हैं कि सीकल बर्ड भी 6th वीक में अपीयर हो गया था। ये लास्ट पार्ट है जो वापस आता है एब्डोमिनल कैविटी में। इनिशियली वो आता है राइट अपर क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन फिर वो डिसेंड करके नीचे आ जाता है राइट इलियाक फॉसा तक। और जब वो डिसेंड कर रहा होता है, इसी दौरान इसका और डेवलपमेंट होता है, और वहीं पर एक नैरो डाइवर्टिकुलम कॉल्ड अपेंडिक्स बनना स्टार्ट होता है। जो जो कि तुमने पढ़ा है ग्रोस में, ग्रोस एनाटॉमी में तुम पढ़ते हो कि अपेंडिक्स की मल्टीपल पोजीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि वो किसी भी पोजीशन में ग्रो कर सकता है, बट बहुत जो कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है, दैट इज रेट्रोसीकल या फिर रेट्रोकोलिक पोजीशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, चलें आगे। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिजेंट्रीज ऑफ इंटेस्टाइनल लूप। ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब मिडगट डेवलप हो रहा था, अभी पूरा डेवलप हुआ भी नहीं है, लेंथनिंग भी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत लेंथनिंग हुई है मान लो, तो उसके ऊपर एक मिजेंट्री की कवरिंग थी, दैट इज नोन एज मिजेंट्री प्रॉपर। नाउ व्हाट इज मिजेंट्री, व्हाट इज हैपनिंग, आई विल टेल यू। मिजेंट्री है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फोल्ड ऑफ, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। डबल कैसे दिखाती हूँ, देखो। मान लो ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। अब मिजेंट्री क्या करती है? मिजेंट्री इस इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? मिजेंट्री पेरिटोनियम की लेयर है, ये पेरिटोनियम आता है, इसको पूरा ऐसे कवर करता है। ठीक है, यहां से देखो, ये पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल यहाँ है, तो यहां से आती है मिजेंट एक पेरिटोनियम की लेयर, इसको ऐसे कवर करती है, यहां से फिर वापस जाती है। ठीक है, तो मतलब ऐसे मान लो ये इसको ऐसे कवर करके वापस जा रही है पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। नाउ आई वांट टू शो यू कि ये डबल लेयर है, ये पेरिटोनियम की डबल लेयर हो चुकी है, जो पीछे जाके ऐसे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से चिपक जाएगी। मान लो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, तो ये पीछे जाके ऐसे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से इसको चिपका रही है या इसको जोड़ रही। ठीक है, सो दैट इज मिजेंट्री। अब हुआ ये था कि इनिशियली पूरे ही मिडगट पे मिजेंट्री की कवरिंग थी, बट तुम्हें पता है कि इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन कौन से होते हैं? तो हुआ ये लेटर ऑन, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन में मिजेंट्री की जो लेयर थी वो पीछे ही चला गया, मतलब असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन will now become retroperitoneal in position। ठीक है, तो मैं ये बताती हूँ, होता ये है कि जब असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग कोलोन अपनी जगह पे आ जाते हैं, भले ही हम डिसेंडिंग कोलोन की अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि डिसेंडिंग कोलोन का डेवलपमेंट हाइंड गट से होगा। इट्स
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि जो असेंडिंग कोलोन है, जो डिसेंडिंग कोलोन है, जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन, जिन जो उनकी पोजीशन है, वहां पे जब वो आ जाते हैं, तो उनकी जो पूरा पेरिटोनियम की लेयर होती है वो पीछे जाके पेरिट उससे पोस्टीरियर बॉडी वॉल से ही जुड़ जाती है। दैट मीन्स नाउ दे आर नॉट इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स वो हैं जो मैंने अभी तुम्हें पूरा डिस्क्राइब किया था कि ऐसे पेरिटोनियम की डबल लेयर होगी, पीछे जाके बॉडी वॉल से चिपकाएगी। बट अब असेंडिंग कोलोन के साथ ऐसा हुआ है कि अब वो ऐसा हो गया है, मतलब उस पे पेरिटोनियम की कवरिंग तो है, बट वो सिर्फ आगे आगे की तरफ है, या तुम बोल लो थोड़ा साइड्स की तरफ भी है, और ये पूरा बॉडी वॉल से पीछे, पोस्टीरियर बॉडी वॉल से ऐसे चिपका हुआ है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स पीछे होते हैं, पेरिटोनियम के पीछे मान लो। ठीक है, तुम्हें समझ में आया? देखो, ये अपनी रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में चले जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन की अभी भी मिजेंट्री, या फिर तुम बोल सकते हो मीजो कोलोन है। ये ट्रांसवर्स कोलोन की जो मिजेंट्री है उसको ट्रांसवर्स मीजो कोलोन बोलते हैं। ठीक है, और मिजेंट्री ऑफ जेजनो इलियल लूप्स, जेजनम और इलियम पूरा उसका मिजेंट्री है, दैट इज द फ्रॉक शेप्ड मिजेंट्री। जो तुम ग्रोस में पढ़ते हो, होता ये है कि पीछे जाके वो पोस्टीरियर बॉडी वॉल से चिपकती है और फिर पूरे इंटेस्टाइन्स को अपने अंदर पकड़ के रखती है। सो दैट बिकम्स मिजेंट्री प्रॉपर। ठीक है, चलें आगे, बोलो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हो ये जो है ना, ये फ्रॉक जैसी लग रही होगी तुम, ये ये जो है, जिसने इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर बॉडी वॉल से जोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मिजेंट्री प्रॉपर, कि जो कि जेजनम और इलियम को जोड़ रही है पोस्टीरियर बॉडी वॉल से। ऐसे ही जो पेरिटोनियम का फोल्ड है, जो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन को पोस्टीरियर, सॉरी, ट्रांसवर्स कोलोन को पोस्टीरियर बॉडी वॉल से जोड़ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ऐसे ही तुम देख सकते हो ये जो सिग्मोइड कोलोन है, इसको भी एक पेरिटोनियम का फोल्ड पोस्टीरियर बॉडी वॉल से जोड़ रहा है, जिसको बोलते हैं सिग्मोइड मीजोकोलोन। Now, if that makes sense, now we will move forward and we will talk about the clinical correlations of this. तो सबसे पहले आता है मोबाइल सीकम वॉल्वो वॉल्व्यूलस, दैट इज मोबाइल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड अ रेट्रोकोलिक हर्निया। ठीक है, तो रेट्रोकोलिक हर्निया क्या है? एंट्रैपमेंट ऑफ पोर्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिहाइंड मीजोकोलोन। ठीक है, जैसे हमने देखा अभी कि जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स वोल्ड्स, जो भी इलियम, जेजनम जो भी होता है, वो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है और वो पूरा पोस्टीरियर बॉडी वॉल से जुड़ा है बिकॉज ऑफ मिजेंट्री प्रॉपर। बट अगर कोई ऐसा पोर्शन या कोई लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिजेंट्री के पीछे ही रह गया, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में, उसको बोलते हैं रेट्रोकोलिक हर्निया। ठीक है, एंड अगर कोई ऐसा पार्ट है जैसे असेंडिंग कोलोन, जो कि जनरली रेट्रोपेरिटोनियल है, वो अगर इंट्रापेरिटोनियल रह गया तो वो मोबाइल हो जाए। बिकॉज यू मस्ट नो, जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं दे आर मोबाइल। ठीक है, वो पेरिटोनियम से, पूरा पेरिटोनियम की कवरिंग होती है उनके लिए, और फिर उनको पकड़ा हुआ होता है, दे आर मोबाइल। बट जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, उनको पीछे पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स के साथ फिक्स किया हुआ होता है। ठीक है, तो अगर कोई रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, जो कि जनरली रेट्रोपेरिटोनियल है, अगर वो इंट्रापेरिटोनियल हो गया, दैट विल लीड टू मोबिलिटी ऑफ दैट पोर्शन, एंड दैट इज मोबाइल सीकम। जैसे अगर सीकम रह गया, और वॉल्व्यूलस, आई विल शो यू द डेफिनेशन, कहीं तो लिखी थी ये रही।
ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। क्यों भाई ट्विस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोबाइल है। अब जब मोबाइल है तो फिर ट्विस्ट भी हो सकता है। ठीक है। इज इट गुड? चले आगे। नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन इज दिस, बॉडी वॉल डिफेक्ट्स, जिसमें इसका नाम है ओम्फेलोसील एंड इसका नाम है गैस्ट्रोशाइसिस। होता क्या है कि जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी बॉडी फोल्ड करती है, एम्ब्रियो की बॉडी फोल्ड करती है एंड एंटीरियर बॉडी वॉल ऐसे आके जुड़ती है। ऐसे बनी है तुम्हारी एंटीरियर बॉडी वॉल, दोनों साइड से ये बॉडी वॉल आती है और ऐसे जुड़ती है। नाउ द प्रॉब्लम इज, वाओ, गलत काम नहीं। ठीक है, बाद में मजे करेंगे। अभी देख लेते हैं कि जो ये बॉडी वॉल है, एंटीरियर बॉडी वॉल ऐसे बनता है कि ऐसे आता है और ऐसे जुड़ता है। सो व्हाट विल हैपन, मान लो अगर किसी भी रीजन की वजह से ये आगे आके नहीं जुड़ पाया तो जो इंटेस्टाइनल लूप्स हैं या कोई भी जो इंटरनल ऑर्गन है वो यहां से बाहर आ जाएगा। एंड दैट इज, जो एब्डोमेन वाली स्पेस में अगर ये ऐसा होता है, इट इज नोन एज गैस्ट्रोसाइसिस। and this thing that is known as omphalocele, this is a condition जिसमें तुम्हें याद होगा हमारी बॉडी में 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ में फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हुई थी, है ना? अम्बिलिकल कॉर्ड में लूप ऑफ इंटेस्टाइन आया था, बट उसको वापस भी जाना चाहिए 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ में। पर मान लो हो सकता है किसी रीजन की वजह से वो वापस ही नहीं गया इंटेस्टाइनल लूप, और अभी भी ये इंटेस्टाइनल लूप ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही है एट द टाइम ऑफ बर्थ और वटेवर। नहीं हुआ ना, जिस समय पे होना था 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ में, ये वापस नहीं गए, देन इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम, अ कंडीशन नोन एज ओम्फेलोसील। व्हाट विल यू कॉल इट? ओम्फेलोसील। Is it good? Can we move forward? So now we are moving forward and I have to tell you again. Do you remember midgut का yolk sac के साथ communication था with help of a duct known as vitelline duct? बाद में विटेलाइन डक्ट को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इन तीन में से कोई एक कंडीशन हो जाएगी। बाय द वे, अगर मान लो ये जो विटलाइन डक्ट थी इसको बंद होना था, जो कि ये कंप्लीटली क्लोज नहीं हुई, दैट्स व्हाई यू कैन सी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो इलियम का पार्ट है, तो इलियम के पार्ट से ऐसे एक एक प्रोजेक्शन निकल रही है या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि बंद हो जानी चाहिए थी, जो हुई नहीं। नाउ दिस इज नोन एज मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको? मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम। और ये तुम्हारा जो बाकी का पोर्शन जो क्लोज हो गया, नाउ इट बिकम्स विटेलाइन लिगामेंट। ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है जिसमें मैकल्स डाइवर्टिकुलम है कि भाई थोड़ा सा पार्ट जो है रह गया है विटेलाइन डक्ट का, सो देयर इज अ डाइवर्टिकुलम, अ प्रोजेक्शन काइंड ऑफ थिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज मैकल्स डाइवर्टिकुलम। सेकेंड कंडीशन इज विटेलाइन सिस्ट, जिसमें क्या हुआ, दोनों साइड से तो ये क्लोज हो गया, मतलब दो साइड से तो क्लोज हो गया, बट बीच में a portion of vitelline duct अभी भी रह गया, that becomes fluid filled, that's why we call it vitelline cyst। क्या बोलते हैं इसको? vitelline cyst। and lastly we have vitelline fistula। fistula means it have through and through communication through your umbilicus। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूरा पूरा कम्युनिकेशन है, अंदर की चीजें बाहर आ सकती हैं, बाहर से क्या ही अंदर जाएगा, खैर कुछ। सो दिस इज नोन एज विटेलाइन फिस्टुला, दैट इज थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन टू द आउटसाइड। दिस इज नोन एज विटेलाइन फिस्टुला। बताओ, अगर ये बातें क्लियर हैं, इफ दिस मेक्स सेंस, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन सी
मैल रोटेशंस, मैल रोटेशंस ऑफ द गट। मैल रोटेशन मतलब क्या? अब तुम्हें पता है कि हमारे मिडगट का जो कंप्लीट रोटेशन होना है वो होना है 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज इन टोटल। पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री मोर एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, then it will lead to one of these two conditions. Now I will tell you कि ये क्या conditions हैं. So first condition is reversed rotation of the intestinal loop. वैसे ये सेकंड है, बट चलो कोई बात नहीं। पहले क्या है? दो कंडीशन है। अगर तुम्हारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तभी तुम्हें ये समझ में आएगा, मुझे मत बोलना, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। पहली कंडीशन ये है कि जो रोटेशन हुई है वो 270 डिग्री ना होके सिर्फ 90 डिग्री की रोटेशन हुई है। आई विल ड्रॉ। सो इनिशियली वी हैड दिस कंडीशन जिसमें प्री आर्टीरियल यहां पे था, पोस्ट आर्टीरियल यहां पे था, और बीच में होती है आर्टरी, यू ऑलरेडी नो। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हो या ये गया है कि बस 90 डिग्री की रोटेशन हो गई है। फर्स्ट 90 डिग्री जो होनी थी वो ये रोटेशन हो गई है, जिसमें प्री आर्टीरियल वाला पार्ट जो है आपका 9 o'clock पोजीशन पे और पोस्ट आर्टीरियल वाला पार्ट जो है वो 3 o'clock पोजीशन पे आ गया है। नाउ थिंक ऑफ दिस, सिर्फ 90 डिग्री का रोटेशन, कोई ऐसे ओवरलैपिंग कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले प्री आर्टीरियल वाला पार्ट अंदर चला जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि प्री आर्टीरियल वाला पार्ट इस साइड है, जबकि उसे होना किस साइड चाहिए था? इन टोटल जब रोटेशन हो जाती है तो पोस्ट आर्टीरियल वाला पार्ट इस साइड आता है और प्री आर्टीरियल वाला पार्ट इस साइड आता है, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, ये है नॉर्मल वाला कंडीशन, ये है फर्स्ट कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं। एंड इस कंडीशन में क्या हुआ है? सिर्फ 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, जिसकी वजह से प्री आर्टीरियल पार्ट हियर एंड पोस्ट आर्टीरियल पार्ट इधर है। तो होगा ये कि पहले तो प्री आर्टीरियल वाला पार्ट अंदर जाएगा। अब तुम खुद देखो कि ये राइट साइड पे है। अगर ये राइट साइड पे है तो जो ये प्री आर्टीरियल वाला पार्ट है जिससे डिओडनम, जेजुनम एंड मोस्ट ऑफ द इलियम बनता है, वो तो राइट साइड पे आ गया, वो तो राइट साइड पे आ गया। और ये जो पोस्ट आर्टीरियल वाला पार्ट है ये बाद में अंदर जाएगा, जो कि अब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, कैन यू सी? एक और प्रॉब्लम है कि अब जो ये इलियोसीकल जंक्शन होता है, जहां जहां इलियम और सीकम मिलता है वो इधर है, जो कि नॉर्मली इस साइड होता है, जो कि नॉर्मली राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड है। ये प्रॉब्लम हुई है, क्या तुम देख रहे हो? दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या हुआ है? 90 डिग्री रोटेशन तो हुआ है बट ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया है। सैड लाइफ। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब प्री आर्टीरियल यहां आ गया, पोस्ट आर्टीरियल यहां आ गया। देखो, सब चीजें ठीक ठाक ही लग रही हैं क्योंकि ये नॉर्मल जैसा ही लग रहा है। सॉरी, नॉर्मल किधर है? हाँ, ये नॉर्मल जैसा ही लग रहा है। नहीं, सब ठीक ही लग रहा है। लेकिन वो जो ओवरलैप आया था, डू यू रिमेम्बर दैट ओवरलैप नाउ? मैंने बोला था वो ओवरलैप की वजह से डिओडनम पीछे रहता है, ट्रांसवर्स कोलोन आगे रहता है। वहां पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब डिओडनम आगे आ जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन पीछे चला जाएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। सैड लाइफ। देख रहे हो, यही बात है समझने की। सब चीजें तुम्हें ठीक लग रही होंगी, तुम्हें सब सब कुछ ठीक लग रहा होगा। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन सब अपनी जगह पे है। ये लूप्स ऑफ द इंटेस्टाइन सब अपनी जगह पे है। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई है, डिओडनम आगे की तरफ आ। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है? घपला। देखा? so that's the second condition we had to talk about। ठीक है, चले आगे। चलो, ठीक है ना?
तो ये थी सेकेंड कंडीशन जिसके बारे में हमने बात करी. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. And the last thing about the clinicals of midgut is gut atresia and stenosis. And you already know atresia का मतलब होता है कंप्लीटली ऐसे क्लोज हो जाना, और स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग. ठीक है. तो गट में या तो पूरा एट्रीजिया मतलब ब्लॉकेज कहीं पे पूरा ऐसे, देखो ऐसे, ये पूरा गट का पार्ट चल रहा था, बीच में से अब इसकी कम्युनिकेशन ही गायब हो गई है. ठीक है. और स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो गई है, बहुत नैरो पाथवे बचा है. सो दीज आर दी कंडीशन: गट एट्रीजिया और गट स्टेनोसिस, जिसका कॉज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वैस्कुलर एक्सीडेंट्स की वजह से. मान लो कोई जो ब्लड सप्लाई जा रही है गट को, वो किसी पोर्शन ऑफ द गट में हैम्पर हो गई, और अब वो उस गट के पोर्शन को सप्लाई नहीं कर पा रही, तो वो जो पोर्शन ऑफ द गट है वो टाटा गया, वो पोर्शन. तो वहां पे हो सकता है एट्रीजिया हो जाए या फिर स्टेनोसिस हो जाए. समझ गए? इसके अलावा ये भी लिखा है कि मिस एक्सप्रेशन हो सकता है सम हॉक्स जीन्स का, जिसकी वजह से ऐसा हुआ. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज शायद यहाँ पे तुम्हें लिखी हुई दिखेगी. जैसे तुम्हें याद होगा, जो डिओडनम होता है जब बनता है तो पहले वो पूरा अंदर से सॉलिड हो जाता है, फिर बाद में उसमें रीकैनलाइजेशन होती है. तुम समझ रहे हो? पहले डिओडनम पूरा एक ऐसे सॉलिड ट्यूब की तरह बन जाता है, बाद में फिर उसमें रीकैनलाइजेशन होती है, फिर वो पाइप की तरह बनता है, मतलब उसमें से जगह बनती है. तो हो सकता है वो रीकैनलाइजेशन ही ना हुई हो. समझ गए? तो हो सकता है रीकैनलाइजेशन होने में प्रॉब्लम हुई हो सकता है कुछ जीन्स की मिस एक्सप्रेशन हुई हो, या फिर हो सकता है कि वैस्कुलर एक्सीडेंट्स की वजह से एट्रीजिया या स्टेनोसिस हो गया गट में. सो दैट वाज द क्लिनिकल्स ऑफ मिडगट. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द हाइंड गट. एंड अब हाइंड गट से बचा हुआ पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बनेगा. तो प्लीज इसको ध्यान से देखें. जो बचा हुआ डिस्टल वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन था, देन डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस, एनल कैनाल का अपर पार्ट. बिकॉज you can relate this, correlate this with your gross anatomy knowledge. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. जब तुम एनल कैनाल पढ़ते हो ग्रोस एनाटमी में, तो तुम्हें पता है कि जो एनल कैनाल होती है उसका जो लोअर वन थर्ड पार्ट होता है, वहां पे एपिथीलियल की जो लाइनिंग होती है दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम. लेकिन जो ऊपर वाली लाइनिंग है दैट इज डिफरेंट, दैट इज कॉलमनार एपिथीलियम. तो ये चेंज कैसे आया? जो एनल कैनाल की लोअर पोर्शन है दैट इज जस्ट लाइक योर स्किन, और बाकी का ऊपर वाला पोर्शन इट इज लाइक योर गट. क्योंकि जो लोअर पोर्शन है एनल कैनाल का वो एक्चुअल में एक्टोडर्म से डिराइव हुआ है, और बाकी का जो इंटरनल पोर्शन है एनल कैनाल का वो एंडोडर्म से ही डिराइव हुआ है, क्योंकि जो हमारी ये गट है, गट ट्यूब है, ये पूरी एंडोडर्म ही है. बट जो वो थोड़ा सा आउटर वन थर्ड नीचे वाला पार्ट है एनल कैनाल का, वो तुम्हारा एक्टोडर्म से डेवलप हुआ है. दैट्स व्हाई दिस इज दिस डिफरेंस. तो आइए अब हम हाइंडगट की तरफ चलते हैं. सो दिस हाइंडगट विल गिव राइज टू द बचा हुआ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, पर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल. ठीक है. चलें आगे. नाउ द पॉइंट इज कि जो हाइंडगट का ही जो एंडोडर्म है इट विल आल्सो गिव राइज टू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. आई विल शो यू अ डायग्राम. अब तुम इसमें देखो, ये हाइंडगट वाला पार्ट है. होता ये है कि जो ये हाइंडगट वाला पार्ट है जो क्लोएका में खुलता है, ये यहाँ जाके आउटर उसके साथ खुलने की कोशिश करता है.
मतलब तुम बोलो कि वो सरफेस एक्टोडर्म के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में। ठीक है, इज इट ओके? तो तुम यहाँ देख सकते हो कि यहीं से ये वाला पोर्शन भी अराइज हुआ है, एलेंटोइस वाला, जिसमें से यूरे यूरेटर सॉरी यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर बनेगी। ठीक है, चले आगे। सो यू कैन सी द टर्मिनल पोर्शन ऑफ हाइंड the terminal portion of hindgut enters the posterior region of cloaca. ठीक है, and this allantois enters the anterior portion of the cloaca. ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो मैं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि जो हाइंडगट है वो थोड़ा पोस्टीरियर रीजन में जाके खुल रहा है क्लोएका के, और एलेंटॉइस एंटीरियर रीजन में खुल रहा है क्लोएका के। ठीक है, is it okay? By the way, this will become the primary urogenital sinus. यूरोजेनाइटल मीन्स क्योंकि ये यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस विल बिकम योर एनोरेक्टल कैनाल, क्योंकि ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एंडिंग पोर्शन है। ठीक है, बाकी तुम देख सकते हो ये जो बीच का पोर्शन है ये पूरा मीजोडर्मल पोर्शन है, इसको बोलते हैं सेप्टम। कौन सा सेप्टम? इट मस्ट बी रिटन हियर, यूरोरेक्टल सेप्टम। ये जो बीच का पोर्शन है जो इन दोनों कैनाल्स को या फिर दो पाइप्स को अलग कर रहा है। दो पाइप्स क्या, एक यूरोजेनाइटल साइनस है, एक एनोरेक्टल कैनाल है, उन दोनों के बीच में मीजोडर्म है, वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, और ये जो मीजोडर्म है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द मीजोडर्म दैट वाज अराउंड द एलेंटॉइस। ये जो इसके आसपास का जो ये मीजोडर्म है वही आया है इसके बीच में। तुम खुद देख सकते हो यहाँ, ये एलेंटॉइस के आसपास वाला ही मीजोडर्म यहाँ पे आया है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि योगसैक के आसपास वाला मीजोडर्म और यूरोजेनाइटल साइनस के आसपास वाला मीजोडर्म ही होता है जो इन दोनों के बीच में आके ये सेप्टम बनाता है, यूरोजेनाइटल यूरोरेक्टल सेप्टम। यूरोरेक्टल सेप्टम जिसका जो ये टिप है इट विल फॉर्म दी पेरिनियल बॉडी। एंड ग्रोस एनाटॉमी में आप पेरिनियल बॉडी पढ़ते हो, फाइब्रोमस्कुलर मास होता है, राइट? सो द टिप ऑफ यूरोरेक्टल septum forms the perineal body. Is it okay now? By the way, I also want to tell you कि ये जो दो डक्ट्स हैं या ये जो दो सिस्टम्स हैं ये अभी आउटसाइड के लिए ओपन नहीं हुए हैं। इनकी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है फॉर यूरोजेनाइटल साइनस, द मेम्ब्रेन इज यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन, एंड फॉर द हाइंड गट, द एंडिंग पोर्शन ऑफ हाइंड गट वी हैव एनल मेम्ब्रेन या फिर क्लोएकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो तुम इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है क्लोएकल मेम्ब्रेन। क्लोएकल मेम्ब्रेन ही बाद में एनल मेम्ब्रेन बनती है, तो अभी वेट करें क्योंकि मुझे और भी चीजें बतानी है। ठीक है, चलें आगे, चलें। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्लोएका का ऐसा पोर्शन बन रहा है, ये पोर्शन, इस यहाँ पे जो लाइनिंग एक्टोडर्म है दैट इज एक्टोडर्म। वैसे मैंने बोल ही दिया लाइनिंग एक्टोडर्म, मुझे ये बोलना चाहिए था कि जो यहाँ पे लाइनिंग एपिथीलियम या जो लाइनिंग टिश्यू है वो एक्टोडर्म है, हमारे हाइंडगट की इंटरनली एंडोडर्म है। तो ये जो पोर्शन बना है ऐसा, इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। यहां पे लाइनिंग टिश्यू है एक्टोडर्म, जिससे बनेगा लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल बन रहा है एंडोडर्म से, और उन दोनों के बीच में होती है एक मेम्ब्रेन दैट इज एनल मेम्ब्रेन। तो प्लीज ध्यान से सुनना, बाद में जब ये एनल मेम्ब्रेन रिग्रेस करती है
देन द होल एनल कैनाल फॉर्म्स, एंड उसके बीच में एक लाइन होती है, पेक्टिनिएट लाइन, यू मस्ट रिमेंबर दैट फ्रॉम योर ग्रोस एनाटॉमी। पेक्टिनिएट लाइन, ये एनल कैनाल, ये जो एनल मेम्ब्रेन है, क्लोएकल मेम्ब्रेन है, जब ये रिग्रेस करेगी तब वो दो पार्ट जो एनल कैनाल के बने हैं, अपर पार्ट एंडोडर्म से, लोअर पार्ट एक्टोडर्म से, तब जाके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में आएंगे, क्योंकि पहले बीच में है क्लोएकल मेम्ब्रेन, वो हट जाएगी, उसकी जगह पेक्टिनिएट लाइन रह जाएगी। कुछ समझे? बोलिए। चले आगे। देखो यहाँ लिखा है, एंड ऑफ द सेवेंथ वीक cloacal membrane ruptures creating the anal opening from the for the hindgut, मतलब वो एक्सटीरियर के साथ पूरी ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे देख लो, टिप ऑफ द यूरोरेक्टल सेप्टम बना रही थी पेरिनियल बॉडी, मैंने पहले बता दिया था। देन अपर टू थर्ड ऑफ द एनल कैनाल बनी है एंडोडर्म से, हाइंडगट के एंडोडर्म से, एंड लोअर वन थर्ड ऑफ द एनल कैनाल बनी है एक्टोडर्म अराउंड द प्रोक्टोडियम, और प्रोक्टोडियम एक पिट जैसा हिस्सा था जो यहाँ पे बन रहा था, अ पिट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द प्रोक्टोडियम, और प्रोक्टोडियम को लाइन करने वाला एक्टोडर्म, प्रोक्टोडियम को लाइन करने वाला एक्टोडर्म बनाएगा लोअर वन थर्ड ऑफ एनल कैनाल। देन बाद में जो मेम्ब्रेन है, क्लोएकल मेम्ब्रेन और एनल मेम्ब्रेन, वो डिजेनरेट हो जाएगी, दैट विल एस्टैब्लिश अ कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ एनल कैनाल, एंड द लाइन, जो बीच में एक लाइन रह जाएगी वो रह जाएगी पेक्टिनेट लाइन, जहां पे एपिथीलियम का चेंज दिखता है, ऊपर कॉलमनार, नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, यू मस्ट नो दिस। आई कैन ऑल्सो शो यू द डायग्राम ऑफ एनल कैनाल if you have some time. Let's go there. Here we are. Anal canal डायग्राम, सुंदर सा। ये देखिए, ये भी है, एक और भी डायग्राम है, एक ये वाला। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनल कैनाल, एंड यू कैन सी ये वाला जो पोर्शन है एनल कैनाल का, दिस इज, दिस होल थिंग इज एनल कैनाल, राइट? हाँ, और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये अपर टू थर्ड पार्ट है, लोअर लोअर वन थर्ड पार्ट है, एंड दैट इज डिफरेंशिएटेड बाय अ लाइन कॉल्ड पेक्टिनेट लाइन। डू यू गेट इट? बोलिए, इज इट ओके? दैट इज पेक्टिनेट लाइन, आई मस्ट हैव। ठीक है, चलेगा? चलें आगे, बिकॉज अब सिर्फ बचा है क्लिनिकल पार्ट, एंड देन वी आर ऑल डन। एंड दिस क्लिनिकल पोर्शन इज वेरी इजी, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक रेक्टो यू रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, जिसमें रेक्टम डायरेक्टली यूरेथ्रा में खुल रहा है, या रेक्टम डायरेक्टली वेजाइना में खुल रहा है, देर इज अ थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेशन। सो रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, और रेक्टो पेरिनियल फिस्टुला, जो कि पेरिनियम में जाके खुल रहा है, पेरिनियम वाली स्पेस में जाके खुल रहा है। ठीक है, या फिर हियर ये एनल मेम्ब्रेन, जो कि खुल ही, वो इसको डिजनरेट होना था, हुई ही नहीं, तो क्या हो गया? व्हाट इज दिस? इम्परफोरेट एनस, एनस की ओपनिंग ही नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया? व्हाट आर दीज कंडीशंस? इज इट ओके? सो दीज आर द कंडीशंस वी हैड टू टॉक अबाउट, लेकिन एक और चीज है, द लास्ट थिंग इज कॉन्जेनाइटल मेगा कोलोन। दिस इज अ सिंपल कंडीशन,
in which segment of colon lacks nerve cells that are ganglion cells. अब मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूं कि गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से डेवलप होते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं न्यूरल, जब फोल्ड्स बन रहे थे वहां से कुछ सेल्स वहां से माइग्रेट करके दूसरी दूसरी जगह में पहुंच गए थे, उनको बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट करके यहां तक आने चाहिए थे, जो नहीं आए। तो हो सकता है इसका रीजन हो म्यूटेशन इन RET जीन, विच इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जीन and a receptor which is involved in crest cell migration। अब भाई क्रेस्ट सेल, न्यूरल क्रेस्ट सेल की माइग्रेशन करानी थी इस जीन को, ये रिसेप्टर को। हो सकता है इसका म्यूटेशन हो गया हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो और अब वो एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो और वो माइग्रेशन ही ना हुई हो। दैट्स व्हाई द गैंग्लियन सेल्स, द नर्व सेल्स कैन नॉट रीच दिस एरिया ऑफ कोलोन, any area of colon, and this problem is known as, this condition is known as congenital megacolon or aganglionic megacolon, or this thing which I will not pronounce। भाई मेरे को नहीं पता यार, हर्शप्रंग्स डिजीज मेरे को नहीं पता, सॉरी। स्पेलिंग याद कर लेना। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा ऐसी चीजें ही पूछते हैं जो ऐसी स्पेलिंग गंदी सी होती है, ऐसा हो चुका है। ठीक है, मेरे को याद है एक क्वेश्चन था जो मैंने किसी और सिंपल से नाम से याद किया था और फिर ऐसे गंदा सा नाम दे दिया था क्वेश्चन पेपर में। तो प्लीज ये सारे नाम याद कर लेना। एंड आई थिंक दैट्स इट, वी आर ऑल डन विद द डेवलपमेंट ऑफ GIT कंप्लीटली, क्योंकि फर्स्ट हाफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस वाज द सेकेंड हाफ एंड वी आर डन। So we will meet again in another lecture with another topic. Till then, bye bye, take care, tata.